आज हम ऑनलाइन स्कूल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में उसका सेकंड पार्ट्स करने जा रहे हैं। ठीक है ना। सेकंड पार्ट्स में मैं शुरुआत करता हूँ मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंधों को लेकर कुछ बातें। मैं पाठ शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ बातें आपको अपने जहन में उतारनी ही होगी। फर्स्ट बात यह है कि आप अन्य शासकों के साथ संबंधों को लेकर धर्म और जाति न खोजें। जैसे कि मैं मुगल राजपूत संबंधों के बारे में बात करूं तो आप ये न सोचें कि एक हिंदू और मुसलमान शासकों के साथ संबंध, नहीं, ये बिल्कुल ऐसा न सोचें कि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही सोचना है कि एक स्थानीय ताकतों के साथ केंद्रीय शक्ति अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, अपना गठजोड़ मजबूत करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाती है। ठीक है ना। यहाँ हिंदू और मुसलमानों का कोई मुद्दा नहीं है। फिर न ही इससे हमारी परंपरा रीति रिवाज से जोड़कर देखें। हमारी शासकों की एक अलग पॉलिसी होती है, ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी होगी। इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखें। ठीक है ना। इसको आप कभी भी अपने स्वाभिमान से जोड़कर अगर कोई देखता है तो उसको इतिहास का ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। जैसे एक्चुअली में कई बार ये हुआ था और बहुत लोगों के मुंह से मैंने खुद ने सुना था कि आमेर की राजकुमारी का विवाह अकबर के साथ कर दिया गया था। ये उसकी एक अपने धर्म के प्रति निष्ठा के अभाव के कारण ऐसा किया, अपने धर्म के प्रति उसने द्रोह किया, जबकि ऐसा नहीं है। एक शासक का दूसरे शासक के साथ संबंध की दृष्टि से ही उसे सोचना चाहिए। अगर ऐसा होता तो उस कच्छावा राजकुमारी का पुत्र ही तो जहांगीर था और उसको शासक बनाया, वो बादशाह बना। अगर ऐसा होता तो राठौड़ राजकुमारी का पुत्र ही शाहजहां था। तो इसलिए इन संबंधों को आप ताकतों के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, उस दृष्टि से आपको देखना चाहिए। चलिए इसी एंगल से हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे राजपूत इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नागौर दरबार लगा था और काफी कुछ शासकों ने उसकी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। अनेक मुगल घराने में अपनी पुत्रियां के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इस विवाह का विरोध किया। और एक चीज ध्यान रखना, विवाह पर मुगलों ने कभी जोर नहीं दिया था। हाड़ावा के साथ उनके अच्छे संबंध होते हुए भी वैवाहिक संबंध नहीं थे। ठीक है ना। दूसरी चीज, जिन राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ उनके साथ बहुत ही सद्व्यवहार होता था। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, मेवाड़ वाले, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, जिसे हम वतन जागीर बोलेंगे, उन्हें वापस कर दी गई। यानी पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से, पराजित करना पर अपमानित नहीं करना, ये एक संतुलन बनाया मुगलों ने। इसकी वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। इसलिए हम, जैसे कल हमने पाठ में बात की थी कि औरंगजेब के समय आते आते राजपूता ने भी विद्रोह कर दिया था, मराठा ने भी विद्रोह कर दिया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समन्वय होता है, पराजित करना बट अपमानित ना करना। यानी कि मुगलों में कुछ विशिष्टता तो थी। 300 वर्षों तक इस्लाम का विरोध करने वाले राजपूत मुगल सत्ता को सुदृढ़ करने में लग गए। चलिए
औरंगजेब के समय हम देखेंगे कि जब औरंगजेब ने अपमान किया तो वापस राजपूत द्रोह होने लगे। चलिए, इसी क्रम में हम मनसबदार और जागीरदार के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। अब ऐसा क्यों, मैं चीज समझाऊंगा। शुरू शुरू में तो ज्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगानी, राजपूत, मराठे, अन्य समूहों को भी संतुलित किया और मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह वर्ग जो था वो मनसबदार कहलाए। मनसबदार एक सिविल पद भी होता था, मनसबदार एक सैनिक पद भी होता था। और फिर विभिन्न वर्गों को इस प्रशासनिक प्रणाली में सम्मिलित करके मुगलों ने एक संतुलित नीति और प्रतिसंतुलित नीति अपनाई। यानी कि जैसे केवल तुरानिया पर वो निर्भर रहते, केवल अफगाना पर निर्भर रहते, ठीक है ना। तो मैंने कल बताया था, मिर्जा हकीम ने अगर विद्रोह किया, अकबर का चचेरा भाई मिर्जा हकीम ने विद्रोह किया, तो फिर उस साम्राज्य को कोई नहीं बचा सकता था। तो विभिन्न समूह बनाए गए। चलिए, और मनसबदार एक पदनाम था जो सिविल पद भी होता था और सैनिक पद भी होता था। इसलिए कुछ रशियन इतिहासकार एक्चुअली में, क्योंकि मनसबदार ही सारा प्रशासन संभालते थे, तो रशियन इतिहासकार गोला बारूद पर आधारित राज्य भी बोलते हैं, सैनिक राज्य भी बोलते हैं इसे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। सामान्य बात यह है, ये मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, गिल्ड पद्धति थी। श्रेणी व्यवस्था मतलब के जिससे अपन बोल सकते हैं पदानुक्रम, एक पदानुक्रम था जिसके जरिए पद, वेतन और उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। यानी कि मनसबदार में दो चीजें थी, जात और सवार। तो पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था, और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। चलिए, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़ा पर दाग लगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। यानी कि दाग और चेहरा पद्धति। भारत में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा पद्धति अपनाई थी। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। यानी कि उनको भूमि आवंटन कर दी जाती थी, एक एरिया आवंटित कर दिया जाता था, जिसे जागीर बोलते थे। जागीर के वो मालिक नहीं थे, जागीर से कलेक्ट होने वाला रेवेन्यू के वो मालिक थे। जागीर से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसके मालिक थे। हमने सल्तनत काल में इक्ता देखी थी, इक्ता व्यवस्था। इक्तेदार भी कोई भूमि का मालिक नहीं था, वो रेवेन्यू का मालिक था। परंतु एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मनसबदार मुक्तियों से थोड़े भिन्न थे, क्योंकि वो अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, वो तो प्रशासन में विलीन रहते थे और दूर दूर कार्रवाई में जाते थे, और न ही उनका प्रशासन करते थे। यानी अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि इक्तेदार और जागीरदार में क्या अंतर है, तो जागीरदार प्रशासक नहीं होता था, पर इक्तेदार प्रशासक होता था। जागीरदार उस जागीर क्षेत्र में रहे जरूरी नहीं है, इक्तेदार उस क्षेत्र में ही रहेगा। हालांकि दोनों में स्थानांतरण होता था, हालांकि इक्तेदार का भी स्थानांतरण होता था और जागीरदार का भी स्थानांतरण होता था। ठीक है ना।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो भूमि के मालिक नहीं थे, वो राजस्व के मालिक थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित कर देते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया गया ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। जागीर यानी कि राजस्व का आकलन सावधानीपूर्वक, राजस्व का आकलन सावधानीपूर्वक, ताकि जिस मनसबदार को आवंटित हो रही हो जागीर, उसका वेतन की पूर्ति होती रहे। औरंगजेब के शासन काल तक पहुंचते पहुंचते ये स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के निर्धारित वेतन से बहुत कम। मनसबदार की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि होने लगी। दो चीजें, एक तो मनसबदारों की संख्या में वृद्धि और एक जागीरों से आय में कमी, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था मनसबदारों। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वो जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इतिहास में ये जागीरी संकट और कृषि संकट के नाम से जाने जाते हैं। जागीर संकट और कृषि संकट। जागीर संकट को इस चीज से समझिएगा आप, दो चीजें जागीर संकट। फर्स्ट ऑफ ऑल, निर्धारित राजस्व से कम राजस्व प्राप्त होना, तो उसके वेतन की पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो जागीरदार क्या चाहता था, यानी मनसबदार क्या चाहता था कि उससे ऐसी जागीर मिल जाए जो उपजाऊ हो। तो अच्छी जागीर के लिए हमेशा प्रयास चलते रहते थे। दूसरा, ज्यों-ज्यों मुगल साम्राज्य का विस्तार होता गया, मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई, तो जागीरा में भी कंपटीशन होता गया। तो ये जागीरी संकट के रूप में उभरता है। तो फिर लास्ट में गुट बन जाते हैं। जागीरदार यानी मनसबदारों का गुट बन जाता है अच्छी जागीर के लिए। और ये शासकीय यानी कि राज दरबार की गुटबाजी ही मुगल शासकों को ले बैठी। इवन देट तक औरंगजेब के बाद तो फिर तो यही सिस्टम हो गया था कि अमीर वर्ग उससे बोलते हैं। एक्चुअली में मुगल आईन अकबरी के अनुसार अमीर उससे बोला जाता है कि जिनका मनसबदार 1000 जात से ऊपर है, यानी वो अमीर बोला जाता था। अमीर का बहुवचन होता उमरा वर्ग, ठीक है। तो उमरा वर्ग एक्चुअली में तय करते थे इसको शासक बना दें, इस व्यक्ति को शासक बना दें ताकि हमें अच्छी जागीर मिल जाएगी। फिर एक कृषि संकट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जागीरदार की वेतन के अनुसार उसको जागीर आवंटित होती थी, तो उसका तो यही टारगेट होता है कि येन केन प्रकार राजस्व वसूलना। अब किसान की हालत चाहे कुछ भी हो जाए, तो किसानों का भी बहुत ज्यादा शोषण हुआ। चलिए, अब एक चीज और, जमींदार अलग होते थे, जागीरदार केवल राजस्व के मालिक थे, पर जमींदार जमीन के मालिक थे। चलिए, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीना यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थता के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हो फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द यानी कि जमींदार का प्रयोग करते थे, यानी कि जिनके पास जमीन का मालिकाना हक होता था, अब चाहे वो बड़ा हो और चाहे छोटा हो। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल कौन से 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ा के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया और प्रत्येक सूबा मीन्स प्रांत को राजस्व मंडला में बांटा गया
और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग अलग सूची बनाई, यानी प्रत्येक राजस्व मंडल की। ये 10 साला बंदोबस्त कहलाता है। 10 साल का औसत 1570 से 1580। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्ती कहा गया है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक इसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया, तो इसका मतलब वहां पर यह 10 साला बंदोबस्त लागू नहीं हो पाया। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या बंगाल में 10 साला बंदोबस्त था? नहीं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि वो मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में, जाटा का विद्रोह, सतनामिया का विद्रोह, सिखों का विद्रोह, आप इसी एंगल से सोचेंगे। मैं मानता हूं कि प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार आपके चश्मे अलग चढ़े हुए होंगे, ठीक है ना। सिखों का विद्रोह या जाटा का विद्रोह या सतनामिया का विद्रोह को आप धार्मिक रंग देंगे, पर इसको सिर्फ और सिर्फ एक कृषकों का, जमींदारों का विद्रोह के रूप में देखेंगे। चलिए अब अकबर के बारे में थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि अपनाते हैं। अकबर अगर आप समझाएंगे तो मुगल साम्राज्य के पूरा ही दृष्टिकोण आपके सामने आ जाएगा। मुगल साम्राज्य के प्रशासन के मुख्य जो लक्षण हैं वो अकबर ने निर्धारित किए थे और इसका विस्तृत विवरण अकबुल फजल की पुस्तक है अकबरनामा, विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं आपको कि अकबरनामा है क्या। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी था अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासन काल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने इतिहास ये 3 जिल्दा में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। तो अकबरनामा की कितनी जिल्दें? 3। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, तीसरी जिल्द जिसे आईन अकबरी कहते हैं, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इससे समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि इसमें विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों जैसे पैदावार, कीमता, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण भी मिलता है। यानी कि आईन अकबरी आईना है। समझ में आया? चलिए, अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। सूबेदार, राजनीतिक और सैनिक, यह मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी पॉलिसी थी। सैन्य प्रशासक अलग के पास होता था, राजस्व प्रशासक अलग के पास होता है। अगर दोनों एक को दे दिया जाए तो वो इतना ताकतवर हो जाएगा, वो विद्रोह कर सकता है, तो इसलिए अलग अलग देते थे। उनके प्रशासन में प्रत्येक जगह पर प्रति संतुलित नीति मिलती है। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसे दीवान कहते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त होता था, जैसे कि बख्शी यानी सैन्य अधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ के मामला का मंत्री, फौजदार सेनानायक, कोतवाल नगर पुलिस अधिकारी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सूबेदार होता था, दीवान होता था। दीवान राजस्व मामला पर संभालता था, सूबेदार प्रशासन और सैन्य संबंधी मामला संभालता था। और ध्यान रखना, दीवान सूबेदार के अधीन नहीं था। दीवान प्रांतीय दीवान केंद्रीय दीवान के अधीन था। ये प्रति संतुलित नीति थी, बहुत बढ़िया नीति थी, मुझे तो बहुत पसंद आई।
अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च करते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। आप खुद सोचिए कि मान सिंह ने अकबर के आधे से ज्यादा विजय तो मान सिंह ने की। बीकानेर के शासक तो लगभग मुगल सेवा करते हुए देहांत हुए। 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजाता ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। यानी कि जो अभिजात वर्ग था, कुलीन वर्ग था, अमीर वर्ग था, उनकी महत्वाकांक्षाएं जगी। महत्वाकांक्षाएं, किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा जब जगती है तब केंद्रीय शासक कमजोर होता है। चलिए, अकबर के कुछ काम और हैं जो सुनिए। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उल्लेमा, ब्राह्मणा, जेसुइट पादरियां, रोमन कैथोलिक वाले और जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामला पर चर्चाएं शुरू की। यानी कि उसने इबादत खाना शुरू करवाया था। इबादत खाने में चर्चा होती थी प्रत्येक गुरुवार को। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्म और रीति रिवाजों में थी। वो ये सत्य जानना चाहता था। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलेह कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचारों की ओर ले गए। यानी कि जब धर्म पर विचार विमर्श हुआ तो अकबर निष्कर्ष पर निकले कि सामान्य चीजें सभी धर्मों में मौजूद है, परंतु जहां जहां कट्टरता होती है वहां क्लेश होता है। तो उसने सर्वत्र शांति यानी सुलेह कुल को अगर आज की भाषा में कहें अपन तो सेक्युलरिज्म जो आजकल के जो राजनेता अपनाते हैं वो सेक्युलरिज्म नहीं है ना, सहृदय सेक्युलरिज्म। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्म के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। कौन सी? सुलेह कुल नीति। अपितु उसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती है, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। यानी कि अशोक ने दम शासन शुरू किया था, वो एजे सुलेह कुल जैसी नीति का पालन। यानी कि प्राचीन भारत में हमें जो उदाहरण मिलता है अशोक का, प्राचीन भारत में जो अशोक का जो उदाहरण मिलता है दम का शासन, अशोक का दम, वो मध्यकालीन भारत में सुलेह कुल के रूप में देखने को मिलता है। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि अकबर ने अशोक से प्रेरणा ली, नहीं। अबुल फजल ने सुलेह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की बहुत मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां तक भी आगे बढ़ता गया, हालांकि थोड़ा बहुत फेरबदल होता गया। सुलेह कुल के बारे में एक थोड़ा सा जहांगीर ने वर्णन किया है जो सुनना। जहांगीर क्या वर्णन करता है सुलेह कुल का? ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायी की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, मुगलों का साम्राज्य, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। पूरे विरोधी विचार वाले लोग भी रहते हैं पर असहिष्णुता का मार्ग बंद था। असहिष्णुता आप समझ रहे होंगे। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद होते हैं, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते हैं, संगत तरीके से सार्वजनिक शांति यानी सुलेह कुल के सिद्धांत का पालन करते हैं। शायद आप समझ गए होंगे सुलेह कुल क्या है। चलिए,
ये कुछ मुगल साम्राज्य के बारे में बात थी। अब मुगलों का हुआ क्या, थोड़ा सा हम बात देखेंगे कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के बारे में मैं एक्चुअली आपको फैक्चुअल जानकारी नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपके एक समझ बिठा रहा हूं। तो 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का क्या हुआ देखते हैं, कैसे हुआ देखते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई, इसमें तो कोई डाउट नहीं। महान मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध था। अब कहेंगे आपको कैसे पता, मैं आपको स्पष्ट उदाहरण देता हूं कि आगरा का किला, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद ऐसे ही नहीं बनती, समृद्धि ना हो तो नहीं बनती। इस समृद्धि का ही तो प्रतीक है। चलिए, विदेशी यात्रा ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे किस्सा कहानियां में वर्णित होता रहा, यानी सोने की चिड़ियाओं का देश। परंतु ये यात्री इसकी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता देखकर विस्मित थे, यानी कि आय का विषम विभाजन, यानी कि गरीब भी थे तो बहुत ज्यादा गरीब थे, अमीर थे तो गणे अमीरा। चलिए, सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है, शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज है, उससे पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या यानी 5.6% को इस साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और सवारा के वेतन के रूप में दिया जाता है। यानी कि टोटल मनसबदारों के देखें तो उसके टोटल मनसबदारों में से 5.6% मनसबदारों को 61.5% राजस्व आवंटित होता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था, क्योंकि राजस्व वसूली ज्यादा, ठीक है। उनके पास बचत नहीं होती तो वो अपना निवेश नहीं कर सकते थे। यानी कि किसान अपनी पैदावार नहीं बढ़ा सकता था, शिल्पकार बड़े औजार लेकर अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के अतिरिक्त संसाधन, औजारा और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। फिर मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे। मैंने बताया था अभी 5.3% लोगों के पास 61% के आसपास संपदा थी, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। होना ही था, संसाधन की अपार थे उनके पास। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक, जिसे हम मनसबदार कहते हैं, स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनाने लग गए। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए, जैसे हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, वो भी अपन एक सामान्य भाषा में कहवा तो लोग लाजो। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ऐसे इस मुगल साम्राज्य के बारे में जाते जाते मैं आपको एक बहुत बढ़िया मेरी पसंदीदा लुगाई है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, याद रखना परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिनमें से एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण था, खुद की उपाधि खिताब। दूसरी ओर ये वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था।
बाईं ओर दिया गया, ठीक है ना। दूसरा क्या, उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश, यानी कि नूरजहां बेगम की खुद की आदेशों पर मोहर लगती थी। गोल मोहर होती थी। अब जैसे उसमें क्या बने, शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। और हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। ऑल द बेस्ट।